हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज इलास्टिसिटी। इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी को, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, और इस रिलेटेड कुछ सॉल्व एग्जांपल भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द चैप्टर इन जेडब्ल्यू एंड नीट। तो इस सेक्शन में अगर देखा जाए तो इस सेक्शन से कई बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिक्स नहीं होते बट कई बार पूछे जाते हैं, और ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इजी होते हैं। मीन्स अगर आपको फॉर्मूला पता है तो जस्ट फॉर्मूला पुट करने होते हैं, और ये 4 मार्क्स आपके होते हैं, तो इसको हम बोनस क्वेश्चन मान सकते हैं। इसलिए इसको हम इजी स्कोरिंग सेक्शन में रखेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इलास्टिसिटी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब तक जो हमने देखी जो ऑब्जेक्ट के लिए। तो इससे पहले जैसे हमने बात की, तो जो वो ऑब्जेक्ट थे वो रिजिड बॉडीज थी। रिजिड बॉडी मतलब उनके शेप एंड साइज में फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं आता। मीन्स अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के साथ उनके शेप एंड साइज में चेंज नहीं आएगा। वो होता है हमारे पास रिजिड ऑब्जेक्ट। इनके शेप एंड साइज में चेंज नहीं आता। बट एक चीज़ समझना कि ये जो है आइडियल कंसेप्ट है। मतलब अगर बात की जाए किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही सही, बट उसमें डिफॉर्मेशन आता है। नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट ऐसे ही होता है। ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके शेप एंड साइज में चेंज आता है जब हम उन पे फोर्स लगाते हैं, है ना। देखो कैसे, अगर हम यहाँ से एग्जांपल से देखें कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने से है क्या, तो जब हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये रिजिड ऑब्जेक्ट है जिसके शेप एंड साइज में चेंज नहीं आ रहा। अगर शेप एंड साइज में अगर चेंज आ रहा है तो ये आपके पास नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपके पास जब किसी ऑब्जेक्ट को हम डिफॉर्म करते हैं तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है जो इस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करती है। वो ये नहीं चाहती कि वो डिफॉर्मेशन हो, तो वो इसके अगेंस्ट जो है वो वर्क करती है। ऐसी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसके शेप एंड साइज में रजिस्ट करती है, और इसके अलावा जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो वो उसको इनर्शियल शेप में लाने के लिए हेल्प करती है। मतलब वो उसे उसकी इनर्शियल स्टेट को रिगेन करवाती है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी को, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ मटेरियल पे ही डिपेंड करती है और किसी और फैक्टर पे नहीं। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ दैट इज ओनली डिपेंड्स ऑन प्रॉपर मटेरियल। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू विच दे रजिस्ट द डिफॉर्मेशन इन द शेप एंड साइज। तो ये इसके थ्रू जो इसके शेप एंड साइज में चेंज को रजिस्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आता है तो आता कैसे है। तो मटेरियल के अंदर जो फोर्सेस है उनको इस कर्व से समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप दो मॉलिक्यूल लें और दो मॉलिक्यूलर को एक दूसरे के पास अगर लेके आए, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, और इन दोनों की भी डिस्टेंस जो है वो हम अभी यहाँ आर से डिनोट कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पे आर को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है वो यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है। यानी कि कर्व के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव के अंदर बढ़ती है। यानी उस पॉइंट पे बात करें यहाँ आर नोट पे, आर नोट वाली कंडीशन पे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम होती है। ये होती है मोस्ट स्टेबल कंडीशन। यहाँ पे आपके पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेबल कंडीशन पे होता है। और अगर इसके बाद बात की जाए कि अगर आप फर्दर उन दोनों की भी डिस्टेंस को अगर कम करते हैं तो उसके बाद जो कर्व होता है वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। यानी यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो हमने एक रिलेशन यहाँ पे पढ़ा हुआ है। रिलेशन क्या, कि अगर यहाँ पे बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में एक रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो अगर इस कर्व को हम देखें तो ये कर्व जो है वो सेकेंड कर्व ये वाला, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब हम यहाँ पे पोटेंशियल जब मॉलिक्यूल को ला रहे हैं तो स्टेबल कंडीशन तक का कर्व जो है वो ये वाला पोर्शन है। ये वाला पोर्शन जो रेड के अंदर बता रहे हैं, ये वो वाला पूरा पोर्शन है जिसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो मीन पोजीशन तक आ रहा है। और यहाँ पर ये जो है वो है आर नॉट पोजिशन जो मीन पोजिशन है। यहाँ पे आपके पास नेट फोर्स जो है वो जीरो हो रहा है, और उसके बाद जो फोर्स है वो रिपल्सिव में जा रहा है।
तो यहाँ हम देखें तो आपके पास जो कर्व है वो क्या बता रहा है कि जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बात करते हैं इस कंडीशन पे, तो मॉलिक्यूलर जो होता है वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन पे होता है। जब मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी, देखिए ये कुछ इस तरीके से है, जब इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ाई जाएगी तो उस कंडीशन पे डिस्टेंस बढ़ने पे जो फोर्स होगा वो उनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा। मतलब अगर आप यहाँ से इन दोनों की भी डिस्टेंस बढ़ाएंगे एक्स, तो होगा क्या, जो फोर्स होगा वो इन दोनों को पास में लाने के लिए लगेगा। इसी का रिवर्स अगर देखेंगे, डिस्टेंस उनकी कम होगी तो उस कंडीशन पे उनमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव, मतलब दोनों मॉलिक्यूल दोनों के बीच डिस्टेंस को कम करने को रजिस्ट करेंगे। यही प्रॉपर्टी जो है वो इलास्टिसिटी है। तो इसको हम इजीली जो समझते हैं वो इस कंसेप्ट से समझते हैं कि मॉलिक्यूलर आपस में जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। देखिए, तो कंसिडर पार्टिकल कनेक्टेड टू सर्वर पार्टिकल थ्रू स्प्रिंग। इन दिस पार्टिकल डिस्प्लेस अ लिटिल स्प्रिंग, exert a result force and bring it to natural position। सिंपली आप उसको स्प्रिंग मास से समझ सकते हैं। तो अभी लास्ट में जो हमने बात की उस चीज़ को हम थोड़ा और आगे स्टडी करते हैं कि अगर हम बात करें स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, तो अगर हम किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है उस पर वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, यानी फोर्स जो है वो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। सेम रिलेशन जो होगा वो यहाँ पे होगा, बस फर्क क्या होगा कि हम यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज डिफॉर्मेशन, और यहाँ पे जो यह फोर्स है वो है रिस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग के जो उस मॉलिक्यूलर के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स जो लग रहा है वो। तो हम यहाँ से रिलेट क्या कर सकते हैं कि जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज जो होते हैं वो डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होंगे। तो आगे हम बात करेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की। तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक बॉडी और नॉन इलास्टिक बॉडी को। तो देखिए, इलास्टिक बॉडी क्या होती है, दैट इज बॉडीज विच शो इलास्टिक प्रॉपर्टी। मीन्स उनको जब आप डिफॉर्म करेंगे तो वो अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में बात करें तो गोल्फ बॉल, जब आप गोल्फ बॉल को हिट करते हैं तो उस कंडीशन पे मोमेंटली वो डिफॉर्म हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम वो अपनी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल डायमेंशन जो है वो वापस रिगेन कर लेते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल हम देखें तो रबर बैंड, अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करके लीव करें तो हम देखते हैं कि वो वापस उसी डायमेंशन में आ जाता है जिसमें वो पहले था, उसकी लेंथ वापस सेम हो जाती है। सॉकर बॉल सिमिलर एग्जाम्पल है गोल्फ बॉल का, कि जब आप उसे हिट करेंगे तो वो अपना साइज चेंज करेगा, बट शेप चेंज करेगा, बट वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। इसके रिवर्स में अगर ऑब्जेक्ट है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो वो अपनी इनर्शियल स्टेट को वापस रिगेन नहीं कर रहा, जैसे कि एक इलास्टिक बॉडी इज एन दैट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन, तो ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं इन इलास्टिक बॉडीज। जैसे कि ब्रेड की बात करें या बात करें क्ले की, उसको अगर आप जिस जिस शेप के अंदर डिफॉर्म करोगे वो उसी फॉर्म में रह जाता है। अब इलास्टिक और इन इलास्टिक बॉडीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कॉलिजन को। देखिए कॉलिजन जो होता है उसके हमारे पास दो तरह के कॉलिजन होते हैं, एक होते हैं इलास्टिक और एक होते हैं इन इलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन वो होते हैं जिनके अंदर मोमेंटम जो होता है वो तो कंजर्व होता ही है, साथ में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। यानी इन केसेस के लिए डेल्टा के जो आता है वो जीरो आता है, यानी टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है। ऐसे होता है इन इलास्टिक कोलिजन, उनके अंदर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती। मतलब इसके अंदर कुछ एनर्जी का लॉस जो है वो होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगी उनमें चेंज जीरो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। तो इसको यहाँ से हम रिलेट करते हैं, देखिए कैसे। देखिए इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक बॉडी जो होती है वो इलास्टिक कोलिजन्स करती हैं, मतलब इनमें जो कोलिजन होता है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट कोलिजन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी में।
बट आफ्टर कोलिजन वो डिफॉर्मेशन एनर्जी जो होती है वो अगेन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कोई एनर्जी लॉस हुआ ही नहीं, ना ही कोई डिफॉर्मेशन हुआ, तो इसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए हम इसे बोलते हैं इन इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक कोलिजन। और बॉडीज जो होती है वो इलास्टिक बॉडी कहलाती है। ओके। अच्छा, अब इसमें बात करें नेक्स्ट इन इलास्टिक के लिए, तो इसमें जो कोलिजन होते हैं वो इन इलास्टिक होते हैं। मतलब जब वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी में, तो कुछ पार्ट उस एनर्जी का जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए चला जाता है। तो जब वो वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कुछ पार्ट जो है वो कम आएगा, क्योंकि वो जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन के अंदर खर्च हो गया। इसके लिए जो इनर्शियल काइनेटिक एनर्जी है वो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं मिलेगी। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें हम इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में रखेंगे। चलो अब आगे इसमें डिस्कस करते हैं। देखो, अब तक हमने डिस्कस किया कि इलास्टिसिटी होती क्या है, किस वजह से आती है। हमने ये चीज़ भी देखी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए तो डिफॉर्म ऑब्जेक्ट के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स होते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी इनर्शियल स्टेट वापस रिगेन करता है। तो इन्हीं डिफॉर्मिंग फोर्स से रिलेटेड है स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेस अगर देखें तो यही जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो स्ट्रेस जो यहाँ पे डिफाइन होगा वो होगा रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसकी यूनिट जो आएगी वो आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, सॉरी, कि यहाँ पर जो जो ए है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके। और जो यहाँ पे आपके पास फोर्स है वो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होता है, बट जो हमारे पास एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स आता है वो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स में रीस्टोरिंग फोर्स के प्लेस पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसे ही रखेंगे। ओके। अब यहाँ पे जो इसकी यूनिट पास्कल है जो प्रेशर के बराबर है, तो यहाँ पे एक मिसकंसेप्ट आता है कि क्या प्रेशर जो है वो स्ट्रेस के बराबर होगा। तो एक चीज़ याद रखनी है कि प्रेशर और स्ट्रेस जो है उनकी यूनिट सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, बट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए कैसे, आपके पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगता है। बट स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस जो है वो सरफेस के नॉर्मल भी लग सकता है और टेंजेंशियल भी लग सकता है। तो जैसे हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, इसके अलावा शेयर स्ट्रेस होते हैं, तो ये टेंजेंशियल या नॉर्मल दोनों तरह के हो सकते हैं। बट प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, जैसे सरफेस है तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा। और स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल या टेंजेंशियल दोनों लग सकता है। ओके। तो ये टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपके पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो है वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर के होते हैं। कंप्रेसिव नेचर मतलब वो हमेशा सरफेस को पुश करता है। पर अगर बात की जाए स्ट्रेस के लिए, तो स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव या टेंसाइल दोनों हो सकते हैं। कंप्रेसिव मतलब वो जो सरफेस को पुश करेगी, और टेंसाइल वो जो सरफेस को स्ट्रेच करेगी। मीन्स अगर आपके पास ये जैसे वायर है तो वायर्स को जब आप लेंथ बढ़ाना चाहोगे तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस आएगा वो टेंसाइल आएगा। और अगर ये कोई सरफेस है जिसको आप पुश कर रहे हो तो उस कंडीशन पे जो स्ट्रेस आएगा वो आपके पास कंप्रेसिव होगा। मतलब ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। ओके। तो अब आगे यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस के। तो अभी हमने कहा कि जो ये टेंसाइल या सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल या टेंजेंशियल हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्ट्रेस जो होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल, वो जो सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं शेयर। तो जैसे कि पता चला टेंजेंशियली, क्योंकि ये स्ट्रेस जो होते हैं वो सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगते हैं। ओके। तो अब सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस का। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो उस कंडीशन में लगते हैं जब आपके पास फोर्स जो होते हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। जब फोर्स एप्लीकेशन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि हमने कहा ये वाली अगर हमारी सरफेस है और जो फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर है,
अब वो फोर्स जो है वो अवे भी हो सकता है, मतलब उसकी कंप्रेसिव नेचर का भी हो सकता है और टेंसाइल नेचर का भी हो सकता है। तो वो हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की कैटेगरी में आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह के स्ट्रेस होंगे, एक तो होगा टेंसाइल, दूसरा होगा कंप्रेसिव। ठीक है, तो इतना याद रखना कि जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो लेंथ बढ़ाएगा और जो कंप्रेसिव होगा वो लेंथ को घटाएगा। इसमें हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रेस की, शेयर स्ट्रेस की। तो जैसे हमने कहा कि जब आपके पास जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो टेंजेंशियल हुआ तो उस कंडीशन पे जो स्ट्रेस आता है वो शेयर स्ट्रेस आता है। देखिए इसको समझते हैं। तो अज्यूम कीजिए जैसे आपके पास पेन है और पेन पे आप कुछ इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, ये यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। तो ये वाला जो सेक्शन है इस पे जो फोर्सेस जो हैं ये टेंजेंशियल है। तो इस कंडीशन पे जो सरफेस पे जो स्ट्रेस आएगा वो शेयर स्ट्रेस होगा। शेयर स्ट्रेस जो होते हैं वो कटिंग कटिंग टाइप के होते हैं, मतलब वो सरफेस को काटने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेसेस में तो उसमें जो इफेक्ट आता है वो उसको तोड़ने वाला आता है, बट इसमें जो आता है इफेक्ट वो कटिंग वाला आता है। ओके, तो इसमें जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो होगा शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स जो है ये वो फोर्स है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ये वाला कॉमन सेक्शन होगा। ओके, तो जैसे कि हमने कहा कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो डायमेंशन में चेंज करेगा, तो जो डायमेंशन में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। बट स्ट्रेन जो होता है वो रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब जब हम डिफॉर्मेशन उसकी ओरिजिनल डायमेंशन के रिलेटिव लेते हैं तो उसे हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेन विल बी इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन में चेंज अलग अलग तरीके से आता है, तो हम तीन तरीके के स्ट्रेन स्टडी करेंगे। पहला है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब आपका स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल होगा। दूसरा है शेयर स्ट्रेन, जब आपके पास स्ट्रेस जो होगा वो शेयर स्ट्रेस होगा। और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब जब हम उसके वॉल्यूम में चेंज करेंगे उस कंडीशन पे। ठीक है, तो एक बार इन चीज़ों को डिटेल में देख लेते हैं। तो आपके पास जो तीन टाइप के स्ट्रेन है उसमें पहला है लॉन्गिट्यूडनल। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल क्या है कि जब आपके पास अज्यूम करो कि कोई एक रोड है जिस पे आप एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। टेंसाइल फोर्स मतलब आप उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिजल्ट की वजह से क्या होगा, उसकी लेंथ जो है वो कुछ बढ़ जाएगी। यानी पहले लेंथ अगर एल थी और अब एल प्लस डेल्टा एल है, तो यहाँ पे डेल्टा एल डिफॉर्मेशन है और उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो एल है। तो रिलेटिव जो होगा डेल्टा एल अपॉन एल, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। दूसरा बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अज्यूम करो कि आपके पास ये कोई स्फीयर है जिस पे आप सराउंडिंग फोर्स लगा रहे हैं हर डायरेक्शन से। तो इसके रिजल्ट से होगा क्या कि इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम में चेंज आया वो अगर डेल्टा वी है और इनर्शियल वॉल्यूम अगर वी था तो डेल्टा वी अपॉन वी जो होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिफाइन होगा। ओके, थर्ड वन है शेयर स्ट्रेन। तो इसे भी देखते हैं। अज्यूम करो कि ये कोई बॉक्स है जिस पे आप फोर्स लगाते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो इसके वॉल्यूम में तो चेंज नहीं करेगा, ना ही लेंथ में चेंज करेगा, बट ये इसके शेप को चेंज कर देगा। यानी अब आपके पास शेप जो होगा वो कुछ डिफॉर्म होके ऐसे हो जाएगा। तो अज्यूम करो कि ये वाली जो साइड है चेंज है वो एक्स है और ये वाली साइड जो है वो एल है और ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा। तो यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेन होता है वो टेन थीटा डिफाइन होता है। बट अगर एंगल काफ़ी कम है तो एंगल कम होने की कंडीशन पे हम टेन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेन जो होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो यहाँ पे ये शेयर स्ट्रेन डिफाइन होगा। तो एक बार इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं। शेयर स्ट्रेन जो होगा वो डिफॉर्मेशन है और ये रेडियन के अंदर आएगा। ये डेल्टा एल है, ये एल है और ये वाला वो एंगल है जो चेंज आया है। तो यहाँ पे हमने जो लिया हुआ वो ये है कि थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो स्टूडेंट अब तक हम स्ट्रेस स्ट्रेन और उनके फॉर्मूले से गो थ्रू हो चुके हैं। तो अब कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं, जिसमें पहला एग्जांपल है
जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्टील वायर है जिसके लिए बोला हुआ है कि लेंथ जो है वो 10 मीटर है और उसके लिए जो डायमीटर है वो 2 mm है और यहाँ पे जो वेट लगाया हुआ है, जो वेट है वो है आपके पास 200 न्यूटन का। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि स्ट्रेस जो होगा वो कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये वाली जो है लेंथ, ये टोटल लेंथ है और ये जो डेल्टा है ना, ये डिफॉर्मेशन है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन और इन सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेस जो लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा इसका एरिया। तो ये चीज़ देखिए, एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पर अगर हम डायमीटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आएगा आपके पास एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4। डी की वैल्यू रखी तो हमारे पास जो एरिया आया वो आया 3.14 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है फोर्स अपॉन एरिया, तो हमारे पास जो फोर्स गिवन है वो है आपके पास 200 न्यूटन और जो एरिया हमने यहाँ निकाला है वो एरिया है यहाँ पे ये वाली वैल्यू जिसको हमने यहाँ रखा है। तो इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो आएगा स्ट्रेस। ओके ओके, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं स्ट्रेन के लिए। तो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। लेंथ हमें पता है, ओके, और डिफॉर्मेशन जो है वो इसमें दिया हुआ है। डिफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है 3.08 mm का। जो लोड है वो वही रखा है। अब इसमें पूछा हुआ है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो क्या होगा। तो हमें लेंथ पता है, डिफॉर्मेशन पता है, तो स्ट्रेन क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू पुट की जिसकी वैल्यू आएगी 3.08 इंटू 10⁻⁻⁴। इतना याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर तुम्हें कुछ क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। तुम्हें करना क्या है, ये क्वेश्चन को खुद की नोटबुक में सॉल्व करना है। शुरुआत के जो 2 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है और बाद के 2 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव टाइप है। ओके, तो इसके आंसर खुद फाइंड करने हैं और इसमें एक चीज़ का याद रखना है कि सॉल्व करते वक्त कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना और टाइम का ध्यान रखना है।